अच्छा, तो कल हमने फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री लॉट टाइप्स स्टडी की थी। स्टैंडर्ड, मिनी एंड माइक्रो। माइक्रो में 0.01 होता है, स्टैंडर्ड 1.0 और मिनी 0.1। ठीक है। तो अब हमें ये चीज जाननी है हमारे नॉलेज के लिए कि लाइक हमने एग्जांपल्स तो ली थी कि हम 1000 यूरोस बाय कर रहे हैं। ठीक है। और वो इस स्पेसिफिक प्राइस पे बाय कर रहे हैं, आफ्टर दैट हमने उसको एक हायर प्राइस पे सेल करके $3.81 का प्रॉफिट किया था। बट यहाँ पे हमारे पास जो एक चीज आ रही है वो है लॉट साइज 0.01। हमें कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी कि 0.01 के अंदर हमारी क्वांटिटी क्या है। ठीक है। क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 0.10 में कितनी क्वांटिटी है, बेसिकली ये हमारा एक मेजरिंग पॉइंट है ना, यूनिट है। यूनिट्स को पॉइंट मेजर करने के लिए एक हमारे पास। तो अब इसके अंदर ये हमारे पास जो है 0.01 यानी माइक्रो लॉट के अंदर 1000 यूनिट्स होते हैं। ठीक है। 1000 यूनिट्स, 0.1 के अंदर 10,000। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में 0.01 इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स। और 0.1 में मिनी लॉट में 10,000। वन वन स्टैंडर्ड में 1 लाख। ठीक है। 1000 को हम उस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे 0.01 के हिसाब से, लाइक 0.02 में 2000, 0.15 में 15,000, 0.65 में 65,000। ठीक है। इसी तरह 0.99 में 99,000 और 1.0 में 1 लाख। अंडरस्टैंड। अब यूनिट्स बेसिकली क्या चीज है। ठीक है। यूनिट्स में हम किस तरह से काम कर रहे होते हैं, इस चीज को मैं एक प्रॉपर हम एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, यूरो यूएसडी की प्राइस सेम जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखी थी वो है 1.07619। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, मुझे सिर्फ एक चीज चेक करने दो। अगर तो यहाँ पर तो खैर फिलहाल सेम एग्जांपल लेते हैं। 1.07619 है हमारे पास यूरो यूएसडी की प्राइस, फॉर एग्जांपल। अब हमारे पास क्योंकि एक माइक्रो लॉट के अंदर जो 1000 यूनिट्स होते हैं, अब 1000 यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट प्राइस के साथ। ठीक है। करंट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें, अगर हमें 1000 यूनिट्स चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल यूरो के, तो उसके लिए हमें 1076.19 रिक्वायर होंगे 1000 यूरोस बाय करने के लिए। करंट प्राइस 1.07619 है। तो अगर हमें यूरो यूएसडी के अंदर यूरो के 1000 यूनिट्स चाहिए तो हमें इतनी क्वांटिटी रिक्वायर होगी डॉलर्स की।
उसके अगेंस्ट हमें 1000 यूरोज मिल जाएंगे। अब इसी तरह से 10,000 यूनिट्स चाहिए यूरो के, तो आपको 10,076,761 चाहिए होंगे। अगर आपको 1 लाख यूनिट्स चाहिए तो आपके पास 1,07,619 यानी $19 आपके पास होने चाहिए। तो आप क्या करते हैं, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इतना बैलेंस होगा तो आप 1 स्टैंडर्ड की लॉट पे आप बाय कर सकते हो। अगर आपके पास इतना बैलेंस होगा तो आप 0.10 यूरो USD में बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हो। बाय की ट्रेड में कल वाली चीज दोबारा रिवाइज करूंगा कि बाय की ट्रेड में आप फर्स्ट करेंसी को बाय करते हो, सेल की ट्रेड में आप सेकंड करेंसी को बाय करते हो अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल थर्ड में आपको $1,076.19 चाहिए होंगे बाय की ट्रेड ओपन करने के लिए। ठीक है। तो अब इसको हम किस तरह से मैनेज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल 0.01 यानी माइक्रो लॉट से नीचे कोई लॉट ही नहीं है, यानी 0.001 ऐसा कोई सीन नहीं। 0.01 मिनिमम है, 0.01 वो हम थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन, लेकिन मेजर जो है इससे नीचे लॉट्स नहीं है। वो अकाउंट टाइप चेंज हम करेंगे, तो अकाउंट टाइप चेंज करने के बाद हमें इससे भी माइक्रो लॉट्स मिल सकती हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमने इस जगह पे दो चीजें अंडरस्टैंड की हैं। दो चीजें कौन सी अंडरस्टैंड की हैं कि एक स्टैंडर्ड लॉट में कितने यूनिट्स होते हैं, माइक्रो लॉट में कितने होते हैं, मिनी लॉट में कितने होते हैं। ठीक है। और थर्ड जो सेकंड चीज हमने इसमें अंडरस्टैंड की है वो है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक माइक्रो लॉट ओपन करना चाह रहे हैं बाय की यूरो USD में, तो हमारे पास कितने डॉलर्स का बैलेंस होगा। ठीक है, $1,076.19 का बैलेंस होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 माइक्रो लॉट बाय कर सकते हैं यूरो USD में। ठीक है। अगर अब फॉर एग्जांपल आपके पास इतना बैलेंस नहीं है तो आप क्या करोगे, आप इससे कम लॉट साइज ओपन ही नहीं कर सकते बाय में। तो हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, अब उसको हम ब्रोकर हमें हेल्प आउट करता है। ठीक है। अब उसमें हमें ब्रोकर हेल्प आउट करता है, हमें ब्रोकर लेवरेज प्रोवाइड करता है। लेवरेज का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि लेवरेज का मतलब क्या है। लेवरेज का मतलब उधार लेना। ठीक है, कर्जा लेना। अब कुछ लोग लेवरेज को ये चीज कहते हैं कि फॉरेक्स के अंदर लेवरेज लेना या क्रिप्टो के अंदर हराम है। ठीक है। अब इशू ये आता है कि दे डोंट इवन नो अबाउट द लेवरेज मीनिंग। कि फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन से उधार लिया, ठीक है, या मैंने एक पर्सन को उधार दिया, अगर मैं उसके साथ एक्स्ट्रा अमाउंट उससे चार्ज करता हूं जो कि डिसाइडेड भी नहीं था, समझ रहे हैं, तो क्या होगा, लाइक मैंने उसे 1 लाख रुपीज दिया और मैंने बेशक उससे डिसाइड कर लिया या अनडिसाइडेड था कि मैं आपसे 1 माह बाद या 1 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद मैं 1 लाख से ऊपर इतनी अमाउंट आपसे चार्ज करूंगा, या मैं आपसे वीकली इतने चार्ज करूंगा, इतने परसेंट चार्ज करूंगा, आप जितने वीक के लिए यूज करोगे मुझे मेरे हर हफ्ते मेरी परसेंटेज मिल जानी चाहिए। ठीक है। तो अगर इस तरह से कोई मैं निजाम करता हूं तो वो कर्ज क्या हो गया, हराम हो गया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर मैं किसी को 1 लाख देता हूँ, मैं उसे कहता हूँ यार जितना टाइम मर्जी आप इस्तेमाल करो, जब आपको अच्छा लगे तो आप वापस कर देना, तो ये सही है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो फॉरेक्स में हमें जो ब्रोकर होता है ये हमें लेवरेज देता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कमीशन, एक्स्ट्रा फीस, या प्रॉफिट में से कुछ अपने लिए प्रॉफिट रखे बगैर आपको उधार देता है, आपको लेवरेज देता है,
लाइक वो आपसे किसी भी किस्म का कोई भी एक्स्ट्रा चीज चार्ज नहीं करता। अगर आप लेवरेज ना भी लो तब भी वो सेम स्प्रेड लेगा, सेम कमीशन लेगा, अपनी फीस सेम लेगा। अगर आप लेवरेज लो तो भी वो सेम लेगा, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। वो उधार आपको बस एक, आपको फैसिलिटेट करने के लिए, लाइक उसकी तरफ लोग आए, आपकी बाइंग पावर बढ़ाने के लिए। कि मिसाल है, आपके पास 50,000 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल $150 है, और यहाँ पे हमें $1,076 चाहिए 0.01 के लिए। तो अब आप कह रहे हैं कि मैं बाय करना चाह रहा हूँ यूरो। तो वो क्या करेगा कि आपके $150 में अपने कुछ अमाउंट मिला के आपको वहां से बाय करवा देगा। अब होगा ये कि अगर आपका लॉस बढ़ते बढ़ते, फॉर एग्जांपल आपने बाय किया यूरो यूएसडी, तो यूरो की प्राइस डिक्रीज होते होते, फॉल करते करते इस पॉइंट पे आ गई कि आपका लॉस $150, जो कि आपका इनिशियल कैपिटल था। ठीक है। अगर आपका वहां तक आ गया तो वो क्या करेगा, आपकी ट्रेड वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा, अपनी अमाउंट वापस निकाल लेगा और आपको जीरो जीरो। कर देगा। तो आपको यहाँ पे इसका ये एक, हम कहते हैं ना, प्रोस एंड कॉन्स, तो ये उनमें से एक नेगेटिव थिंग है। अब अगर हमारे पास हम लेवरेज ना लें और $1,076.19 या $20 हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं, 1,076 हैं या 1,100 हैं फॉर एग्जांपल डॉलर्स हमारे अकाउंट का बैलेंस, और अगर हम यूरो यूएसडी में 0.01 की बाय ओपन करते हैं, तो हमारा अकाउंट तब तक जीरो नहीं होगा जब तक यूरो यूएसडी की प्राइस जीरो नहीं हो सकती। अब यूरो यूएसडी की प्राइस जीरो कब होगी? कि जब यूरोपियन इकोनॉमी सारा कुछ बंद कर देगी, वो कहेंगे कि हम दिवालिया हो गए, बैंकरप्सी हो गई है। ठीक है। तो तब तक हमारा अकाउंट कुछ भी नहीं होगा, वो फ्लोटिंग चलता रहेगा, जैसे कल हमारी ट्रेड फ्लोट कर रही थी। वो तब तक अकाउंट वॉश नहीं होगा जब तक वो जीरो नहीं हो जाती प्राइस, और जीरो कभी हो सकती है, मुश्किल है। ठीक है। सो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लेवरेज परचेज, लेवरेज उससे सॉरी लेते हैं। अब बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे जो अब थर्ड पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि लेवरेज वर्क कैसे करती है, लेवरेज होती किस तरह से है, मिलती कैसे है, और आप इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। लेवरेज की एक लैंग्वेज है छोटी सी, लाइक के मीनिंग्स हैं, वर्ड्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हम यूनिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 3 लाइंस में है, उसके बाद फोर्थ लाइन में यूरो यूएसडी की प्राइस है, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ लाइन के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो कि कैलकुलेटेड बेस्ड, कैलकुलेशन बेस्ड पे हैं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर निकालता हूँ साथ साथ, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, तो उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे $1,076.19 नहीं है 0.01 के लिए। मैं क्या करता हूँ, मैं ब्रोकर से 1/2 की लेवरेज लेता हूँ, 1/2 की। अब 1:2 की मैंने लेवरेज ले ली। सही है। अब इसमें ब्रोकर क्या कहेगा कि आपको रिक्वायर्ड थे 1,076.19। ठीक है। तो आपने 1/2 की लेवरेज ली, तो आपको जो रिक्वायरमेंट थी उसको 2 के साथ डिवाइड कर लो। ठीक है। उसको 2 के साथ डिवाइड कर लो। अब आपके पास 538.09, यानी ऑलमोस्ट 538.1 का बैलेंस होगा, तो आप 0.01 की लॉट ओपन कर सकते हो। क्यों? एक, मतलब इस तरह से है कि अगर एक चीज की कीमत 1 रुपए है, 2 रुपए है, ठीक है,
या 1 रुपए है, तो उसमें से वो उसको हाफ हाफ कर लेंगे, ठीक है, 1/2 के साथ। 1 रुपए आपका और 1 रुपए ब्रोकर का, अगर एक चीज उसमें है, 1 रुपए कीमत है, ठीक है, तो वहां पे 1:2, यानी उसको डिवाइड कर लेंगे 2 पे, 1 रुपए को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो वो हमें वहां पे हाफ मिलेगा, ठीक है। उसमें 0.5 के हिसाब से अमाउंट जो होगी, हमें जितना बैलेंस रिक्वायर होगा उसका हाफ हमें अब रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे 538.10 रिक्वायरमेंट आ रही है। मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास $150 है, ठीक है, और मैंने लॉट भी 0.03 ओपन करनी है, ठीक है, लॉट भी 0.03 ओपन करनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ, 1076.19, अब मैं डिवाइडेड बाय कर लेता हूँ इसे 10, ठीक है, 10 कर लूँ। अब ये कह रहा है कि 107.61, यानी 62 डॉलर अगर आपके पास हैं, तो आप 0.01 ओपन कर सकते हो 10 की लेवरेज के साथ, ठीक है, कि 1 रुपए में से अगर एक चीज की कीमत जो है वो 1 रुपए है, उसमें हमें उसको 1 रुपए हमारा और 9 रुपए ब्रोकर के, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज है। तो अभी हमारे पास $107 भी नहीं, $160 हैं, लेकिन हमने लॉट ओपन करनी है 0.03, 0.01 नहीं करनी, तो हमारे पास बैलेंस कितना है, $150, ठीक है। अब हम 1/10 लेवरेज में भी नहीं आ रहे, हम इसको क्या करते हैं, 1076.19 डिवाइडेड बाय 20 कर लेते हैं। अब ये कह रहा है $53, ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं, 1076.19 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, 50, हाँ सॉरी, 1076.19 डिवाइडेड बाय 50। अब ये कह रहा है $21.52 पे आप 0.01 की लॉट ओपन कर सकते हो। हमारे पास इस टाइम $150 है, तो हम इजीली जो है $105 के ऊपर 0.05 भी ओपन कर सकते हैं। हमारे पास $150 है, हम 0.07 भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। समझ के इस चीज को, कि लेवरेज बेसिकली वर्क कैसे करती है। अब फॉरेक्स में लेवरेज कहाँ से कहाँ तक होती है, कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लेवरेज 1/1 से लेके 1/2000 तक जा सकते हो, कि अगर आपके अकाउंट में $5 भी पड़े हुए हैं, इवन 1.20 भी पड़े हुए हैं, $1.20, तो भी आप यूरो यूएसडी में 0.01 ओपन कर लोगे, ठीक है, समझ गए। तो बेसिकली लेवरेज का ये मकसद है। लेवरेज का डिसएडवांटेज क्या है, कि अगर मेरे अकाउंट में पड़े ही $5 हैं और मैंने 0.01 ओपन कर ली है, और अगर वो लॉस होते होते मेरा लॉस $5 पे चला गया, तो ब्रोकर क्या करेगा, अपने पैसे ले लेगा, आपका ट्रेड क्लोज कर देगा, अकाउंट वॉश हो जाएगा, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है इसका। लेकिन इसमें आपको कुछ बेनिफिट भी है, कि एक चीज में आपको वो बाइंग पावर दे रहा है, समझ रहे हो। अब हमारा यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गया ये सारा कुछ। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा एक नेक्स्ट, ये हमने कर लिया, व्हाट इज लॉट साइज हमने कर लिया है। अब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आता है वो है पिप, व्हाट इज पिप, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड एक चीज कर तो ली है, लेकिन वो आपको अभी तक जो है कोई क्वेश्चन नहीं मुझे सुनने को मिला।
तो कोई क्वेश्चन आप मुझे बताएं क्या होना चाहिए। एक क्वेश्चन है इसके दरमियान। आप मुदस्सिर ये बताओ कि जो है ना, अगर मैंने 0.01 माइक्रो लॉट यानी गोल्ड के अंदर बाय की है, तो मैंने क्या कितना बाय किया। 0.01 लॉट 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय जो गोल्ड की प्राइस होगी, अच्छा। उसको मल्टीप्लाई जो आंसर आया, सही है। जो तो आंसर आया आप कह रहे हो कि मेरे पास फॉर एग्जांपल इस टाइम गोल्ड की प्राइस चल रही है 2672.25। ठीक है, 72.25, 2672.25 आप कह रहे हो मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आप कह रहे हो मैं इतनी अमाउंट का गोल्ड बाय कर रहा हूँ 0.01 से। हाँ, ये डॉलर्स हैं। ये डॉलर्स में है, क्योंकि हमने 2672 डॉलर को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ। पूरे डिवाइड कर, हाँ, डिवाइड करना। डिवाइड कैसे करना। अब देखें ना, क्वेश्चन है, आप तो खामोश है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कल एंड हो रही थी ना, हम्म, मैं पूछने वाला था। क्वेश्चन है। आप अब देखो, आप तो पूछते ही नहीं हो, तो अब उसमें मुझे कुछ करना पड़ता है। क्वेश्चन ये था, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा आंसर दें इसको, कि अगर मैं 0.01 गोल्ड के अंदर बाय करता हूँ, यानी एक माइक्रो लॉट में बाय का गोल्ड, मतलब बाय का ऑर्डर ओपन करता हूँ, तो मैंने कितना गोल्ड परचेज किया है, उसकी मेजरमेंट्स बताएं। 0.01 में यूनिट्स तो 1000 होते हैं, लेकिन अब वही चीज आ गई दोबारा से कि आपको इस चीज का कंफ्यूजन में आपको डाल दिया ना, कि यूनिट हमेशा, यूनिट्स एक और चीज है। ठीक है, अब 1000 यूनिट्स जो है यूरो के, वो 1000 होंगे। ठीक है, डॉलर के भी 1000 होंगे। ठीक है, अब मसला ये है कि वो करेंसी है। 1000 यूनिट्स ऑफ पी के आर के भी 1000 ही होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ 1000 यूनिट्स ऑफ मिल्क, तो क्या है। अब यहाँ पे एक चीज चेंज हो गई ना, करेंसी से सीधा गोल्ड आ गया, कागज से एक हार्ड फॉर्म, एक पत्थर आ गया। अब 1000 क्या है। नहीं, ये कि मतलब जैसे 2000 प्राइस चल रही है, जैसे 1000 यूनिट है ना, हाँ, मतलब 2000 मतलब 1000 इक्वल टू 1 गोल्ड, और 2000 टू, नहीं, ऐसे वन गोल्ड क्या मतलब, मतलब कितना है 1000 में। 1000 में वन। हमेशा मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ पे हमारे पास ये प्राइस है ना, ये वाली 2670.4 समथिंग जो भी चल रही है, तो ये प्राइस है एक ऑन्स की। ठीक है, यही बोलना चाह रहा एक था, ऑन्स ounce की की है। मतलब ठीक जैसे है, 2000। जो भी प्राइस होती है वो एक ऑन्स की होती है। अब एक ऑन्स में कितने ग्राम होते हैं। अच्छा, एक अ, तोला में कितने ग्राम होते हैं। 10 होते हैं। 10 ग्राम नहीं नहीं, और 10 ग्राम, 10 ग्राम, हाँ, 10 ग्राम। एक तोले में 10 ग्राम होते हैं। लेकिन फिर देख लें। 1000, एक को 1 किलो नहीं होता। आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि 1000 अच्छा, एक ऑन्स आप 1 किलो कह रहे हो।
अच्छा, तो हम अभी से देख रहे हैं कि एक तोला में कितना ग्राम होता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो है, एक तोला के अंदर 12.5 ग्राम्स होते हैं। ठीक है। अब ये देखें, इसके अंदर हमें ये दिखा रहा है, या हमें इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि ओवरऑल ये तोला जो होता है 12.5 ग्राम का होता है। ठीक है। और एक औंस के अंदर कितने तोला होते हैं? एक औंस के अंदर कितने तोला होते हैं? एक औंस के अंदर ऑलमोस्ट जो है वो 2.27 तोला होते हैं। अब ये हमें बता रहा है गूगल, 1 औंस टू। अब यहाँ पे देखो, इसके अंदर ग्राम्स जो हैं, एक औंस के अंदर ग्राम होते हैं 28.34। ठीक है। एक औंस में 28.34 या 35 ग्राम्स होते हैं। और एक औंस में कितने तोला होते हैं? 2.27। ठीक हो गया, समझ गए? तो अब हमें ये चीज समझने की यहाँ पे जरूरत थी, जिस वजह से ये मैं आपको बता रहा था कि अगर आप यहाँ पे 0.01 बाय करते हो, तो अब आपने कितना गोल्ड बाय किया? क्वेश्चन तो सेम है। हाँ, 2.27 तोला हमने बाय कर लिया, 28.35 ग्राम्स बाय कर लिया, यानी एक ऑन्स बाय कर लिया। ठीक है, एक ऑन्स बाय किया। अब 0.01 में एक ऑन्स बाय कर लिया, 0.02 में 2 ऑन्स बाय किया, यानी चार, साढ़े चार तोला। ठीक है। और इसी तरह से सो ऑन सो। अगर मैं वन स्टैंडर्ड ओपन करूंगा तो कितने ऑन्स होंगे उसमें? वन स्टैंडर्ड लॉट साइज में कितने ऑन्स होंगे? 100 ऑन्स होंगे। इतना सोचने वाली क्या बात है, समझ गए? इसी तरह क्रूड ऑयल की अलाइनमेंट जो होगी लॉट साइज की, वो डिफरेंट होगी। ठीक है। किसी और जो ऐसी प्लाटीनियम की और होगी, गोल्ड सिल्वर की और होगी, क्योंकि उसके अंदर, इसके अंदर तो तोला चल रहे हैं, लेकिन उसका बैक एंड और चीज हो जाएगी सारा। ठीक है। तो इस तरह से आपको इस, सिल्वर भी तो ग्राम से चलती है। हाँ, सिल्वर भी ग्राम में चलती है, वो इसके अंदर आपको थोड़ा सा वो हम फर्दर आगे देखेंगे। अभी मेजर जो हम कर रहे हैं वो हम करेंसीज को और गोल्ड को, हम ज्यादा खुद को कंफ्यूज नहीं कर रहे, बट द थिंग इज कि हम डिफरेंस समझते जा रहे हैं। समझ रहे हैं कि आपको मैं डिफरेंस समझाई जा रहा हूँ, ताकि आप बाद में अगर आपको डिफरेंस खुद करना पड़ जाए तो एटलीस्ट आपके माइंड में ये चीज हो कि हाँ, ये हमने डिफरेंस किया हुआ है। ठीक है, कि इसके अंदर लॉट साइज का डिफरेंस होता है, अदर जो एसेट्स होते हैं, लाइक कमोडिटीज में अलग होगा लॉट साइज का और करेंसीज में अलग होगा। ठीक है, इस चीज का आपको आइडिया होना चाहिए बस। और अभी हमारे पास जो है वो है पिप। व्हाट इज पिप? ठीक है। पिप बेसिकली इज द स्मॉलेस्ट होल यूनिट प्राइस। स्मॉलेस्ट प्राइस को पिप बोला जाता है। ठीक है। बेसिकली इसका मतलब परसेंटेज इन पॉइंट है।
ठीक है, पिप का मतलब परसेंटेज इन पॉइंट। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि द स्मॉलेस्ट होल यूनिट प्राइस मूव, जो एक यूनिट के अंदर स्मॉलेस्ट प्राइस की मूवमेंट है उसको हम पिप बोलते हैं, जो कि एक एक्सचेंज रेट कर सकती है, ठीक है, बेस्ड ऑन फॉरेक्स मार्केट कन्वेंशन। तो एक एक्सचेंज रेट के अंदर जो कम से कम प्राइस की मूवमेंट की मेजरमेंट है उसे हम पिप बोलते हैं, परसेंटेज इन प्राइस। अब यहाँ पे जो करेंसी पेयर्स हैं उनके अंदर बहुत छोटी छोटी इंक्रीमेंट्स होती हैं। अब जैसे हमने यूरो यूएसडी की प्राइस देखी, वो 1.07619 है। अब $1 की तो समझ में आती है, 0.7 की भी समझ में आती है, नेक्स्ट की समझ नहीं आती जो पेनीज में है। तो बेसिकली वो एक प्राइस ही है, तो उसकी मूवमेंट को हम पिप बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पिप होती है ये फोर्थ डेसिमल को कहा जाता है, ठीक है, फोर्थ डेसिमल। एक मिनट दीजिएगा, मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा। तो बेसिकली हमारे पास अब हमने क्या चीज समझ ली कि स्मॉलेस्ट प्राइस मूवमेंट इज कॉल्ड पिप इन द एक्सचेंज रेट। सही है। तो अब नीचे एक हमने छोटी सी एग्जांपल ली हुई है, जो कि हमारे पास है कि इफ द यूरो यूएसडी मूव्स फ्रॉम 1.06417 06417 टू 1.06427। अब यहाँ पे 17 से 27 हो गया। अब इसमें डिफरेंस कितने का आया? 0.0001 का। ऐसा ही है, नहीं समझ आई? आपको नहीं है? आ गई है। 06417 से, यानी 17 से 27 हो गया। तो अब इसमें डिफरेंस आ गया 0.0001 का, जो कि प्राइस की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, 17 से 27 हुआ है। तो ये मूवमेंट जो वन की हुई है, 0.0001 की, इसे हम वन पिप की मूवमेंट को एक तरह से हम इसे बोलेंगे। ठीक है। अब
फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने कहा 417 से हो गई है 417 से 517। अब हमारा जो ये आया है 10 का डिफरेंस आया, ऐसे ही है 10 का। तो अब कितने पिप्स मार्केट ने मूव किया? अभी भी वन है। 0.001 पिप्स कितनी मूवमेंट हुई है? 10 पिप्स। समझ गए? अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कि फोर्थ डेसिमल जो है वो मोस्ट ऑफ द पेयर्स के अंदर पिप की हैसियत रखता है। तो फोर्थ डेसिमल ये है। उस प्राइस को अगर हम टोटली 000 से लिखें ना, तो ये है फोर्थ डेसिमल। तो अब इसके अंदर जो है हमें अगर फोर्थ डेसिमल की इंक्रीमेंट होगी तो हम उसे एक पिप बोलेंगे। अगर मतलब 0.001 की इंक्रीमेंट हुई है तो हम उसे 10 पिप्स बोलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर 5 1 से 6 1 हो गया, यानी 417 से 617 हो गया, तो डिफरेंस आ गया 20 20 का, तो यानी 20 पिप्स। समझ गए? प्राइस का फॉर्मेट देखें, 1.066417। तो चेंजिंग यहाँ पे आ रही है, 4 से 6 हो गया, यानी 417 से 617 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम इसको एडजस्ट करें तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा अकॉर्डिंग टू द प्राइस। ठीक है? अब बेसिकली 200 का डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द प्राइस डेसिमल्स। 200 का डिफरेंस है। एंड अगर यहाँ पे 10 का डिफरेंस होता तो एक पिप था, 100 का डिफरेंस होता तो 10 पिप्स था। ठीक है? सो द थिंग इज के 10 पिप्स के अंदर, 10 पिप्स की मूवमेंट के अंदर 100 पॉइंट्स होते हैं। समझ रहे हो? 10 पिप्स की मूवमेंट में 100 का डिफरेंस होता है। और उस 100 के डिफरेंस को हम पॉइंट्स में अगर कंसीडर करें तो 100 पॉइंट्स हम उसे बोलते हैं। यानी अब जो फिफ्थ डेसिमल है ये वाला, ये हमारा पॉइंट होता है। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 0 पॉइंट मूवमेंट आई 0.0001 की, तो ये फिर कितने पिप्स हुआ? ये कितने पिप्स हुआ? ये 1 पॉइंट हुआ यार, ये पिप्स नहीं हुआ ना। पिप्स तो उससे पिछला फिगर है, कंफ्यूज नहीं होना। ये 1 पॉइंट हुआ। सही है? 0.1 नहीं, हाँ 1 पॉइंट 1 मुझे वो .1 समझ में आ रहा था। ठीक है? तो ये 1 पॉइंट का डिफरेंस है। अब 100 पॉइंट्स का डिफरेंस इज इक्वल टू 10 पिप्स। ठीक है? 200 पॉइंट्स का डिफरेंस इज इक्वल टू 20 पिप्स, यानी 200 पॉइंट्स। सही है? इसी तरह से हम इसे कंसीडर करते हैं। समझ आ गई इस चीज की? थोड़ा सा यूरो यूएसडी की तो आ गई है ना? सवाल है जी। कि यहाँ पे 1.06417 टू 1.06617 लिखा हुआ है। अगर इसको हम 1 ऐड कर दें, जी, ये लास्ट का क्वेश्चन 417 से 418 हुआ है, तो इट्स मीन 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ। 1 पॉइंट कोई कंसिडर नहीं हो सकता। पिप में कंसीडर तो नहीं होता ना। पॉइंट जो है वो पिप से भी लोअर लेवल है।
ठीक है। अब ये फॉरेक्स की हम छोटी छोटी बातें उसकी लैंग्वेज समझ रहे हैं कि फॉरेक्स में चीजों को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। लाइक इसके टूल्स का नाम क्या है, इसकी प्राइस को हम किस तरह से पढ़ रहे होते हैं, वगैरह वगैरह। तो हमने अभी समझा कि फिफ्थ डेसिमल को हम पॉइंट बोलते हैं, फोर्थ डेसिमल को हम पिप बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह उससे पीछे पिप्स ही हैं, उनको हम उनकी वैल्यू को पिप्स में कंसीडर कर लेते हैं। अब इसी की एग्जांपल हम गोल्ड के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर गोल्ड की प्राइस इस टाइम है 27, 26 कितनी थी, 2650.235 है। अब देखो इसके अंदर डेसिमल्स कितने हो गए, टोटल इसके अंदर 7 डेसिमल्स हो गए। यूरो यूएसडी के प्राइस के अंदर 6 डेसिमल्स है टोटल, पॉइंट से पीछे। ठीक है। अब इसके अंदर जो है 7, समझ रहे हो। अब अंदाजन अगर मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर प्राइस की चेंजिंग आती है 650, 2650.235 से 2650.335। ठीक है, 235 से 335 हुआ है, समझ रहे हो। 235 से 335 हो गया। अब इसके अंदर कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1 पिप का इंक्रीमेंट हो गया। सही है, 1 पिप्स। और अगर 235 से 345 हो गया तो 1 पिप एंड 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, यानी 1 पिप में कितने पॉइंट्स होते हैं, 10। तो ये 1 पिप एंड 1 पॉइंट इज इक्वल टू 11 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हो गया। सही है, समझ रहे हो यार। समझ गए सर। अभी फिलहाल ऊपर से जा रही है ना, नहीं मैं डिटेल से कोशिश कर रहा हूँ, अभी 1 घंटा होने वाला है एक्सप्लेन करते करते। एग्जाम्पल्स भी देख लो, सही तरह से रखी हुई हैं ताकि कोई मसला ना हो। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। सही है, थोड़ा सा बस इस एग्जाम्पल को देख लें। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास समझने वाली चीज है कि जो गोल्ड की प्राइस है उसके पॉइंट के बाद वाला जो फिगर है ना उसे हम पिप बोलते हैं, बशर्त ये कि 235 से 335 हुआ हो। ऐसा ना हो कि 235 से जो है वो 3 हो गया हो, सिर्फ 3 हो गया हो। ठीक है, 235 से सिर्फ 3 हो गया हो। तो अब इसके अंदर 35 पॉइंट्स, अभी 30 पॉइंट्स कम है, यानी कुछ पॉइंट्स कम होंगे उसमें। नहीं समझ आई। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि 2650.235 है। ठीक है, अब हम लास्ट डिजिट को मैं रिमूव कर रहा हूं ताकि हमें पॉइंट और पिप में फर्क नजर आ जाए कि आखिरी डिजिट को हम पॉइंट बोल रहे हैं और उससे पिछले डिजिट को पिप बोल रहे हैं। अब 23 से 33 हो गया, 23 से 33 हो गया। तो ये तो हो गए 1 पिप, यानी 10 पॉइंट्स। ठीक है, अब अगर 23 से 30 हुआ है तो अब ये कितने पिप्स हुए, 23 से 30 हुआ है, 7 पॉइंट्स। ये 7 पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो। ये 7 पॉइंट्स इंक्रीमेंट हुआ है। 23 से 30 इज इक्वल टू 7 पॉइंट्स। ये कोई पिप की मूवमेंट भी नहीं हुई। लेकिन अगर जैसे ही 3 3 मूवमेंट होगी
तो ये एक पिप हो जाएगा, क्योंकि 10 पॉइंट्स हो जाएंगे। समझ रहे हो? हाँ, एक पे होगा 2 3 से 3 3 जो हुआ है, ये एक पिप हो जाएगा। 30 से 30। नहीं नहीं, अब इसके अंदर जो है, आई होप सो आपको इसका भी डिफरेंस समझ में आ गया हो। पॉइंट, पिप, हमने क्या क्या पढ़ लिया? पॉइंट पढ़ लिया, पिप पढ़ लिया। और पॉइंट और पिप की हमने दो दो डिफरेंट एग्जांपल्स को समझ लिया थियोरेटिकली। और पिप कहते किसे किसे हैं ये भी समझ लिया। 4 थिंग्स हो गई। उसके बाद आज हमने दूसरा जो पढ़ा, वो स्टैंडर्ड लॉट साइज, मिनी लॉट साइज और माइक्रो लॉट साइज में यूनिट्स कितने होते हैं। और 6th थिंग जो पढ़ी हमने वो है कि लेवरेज क्या है। 1/1 लेवरेज का क्या मतलब होता है, 1/2 का क्या मतलब होता है, 1/3 का क्या मतलब होता है, और 1/2000 का क्या मतलब हो सकता है। ठीक है। और लेवरेज को हम फॉरेक्स में कैसे यूज करते हैं, कितना, इससे हमें आइडिया होता है कि कितना मार्जिन हमें रिक्वायर है, कितना बैलेंस हमें रिक्वायर है उस लॉट को ओपन करने के लिए। ठीक है। कितनी चीजें हो गई? 6, फॉर एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, फिफ्थ वाला पॉइंट वाला। ये मोस्टली फिफ्थ डेसिमल को हम पॉइंट कहते हैं। ठीक है। A pip is equivalent to 10 points in forex। ठीक है। अब इसके अंदर भी वो सेम एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 17 से 18 हुआ, तो इट्स इक्वल टू 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट आया। वो तो वो मीटर रीडिंग की तरह होता है ना कि 0 1 2 3 हो गया, 9 के बाद फिर 0 हो जाएगा। हाँ, वही चीज है ना। तो हाँ, अब उसको 9 के बाद जो वो 1.10 हो गया, तो उसे हम कोई नाम दे रहे हैं, उस नाम को हमने 1 पिप बोल दिया। ठीक है। तो अगर मिसाल है कि मैं कहता हूँ 10 पिप्स, तो वो 1 के बाद फिर जब वहां पे 9 आ जाएगा, 1 पे 9 आ जाएगा, और 9 से एक पॉइंट जैसे और इधर बढ़ा, इधर 10 हुआ, 10 से इधर, तो वो 100 हो गया। तो 100 पॉइंट्स हो गए, और 100 पॉइंट्स इज इक्वल टू 10 पिप्स। समझ गए? तो यहाँ पे भी वही चीज है। अब इसमें जो है फिफ्थ डेसिमल का एक का राइस हुआ है, यानी प्राइस इंक्रीमेंट हुआ है फिफ्थ डेसिमल में 1 पॉइंट की, तो हम उसे 1 पॉइंट बोलेंगे। इसी तरह गोल्ड के अंदर जो पॉइंट है वो 2 4 है, 4 है। सही है, 4 वाला एरिया है। 2 पिप वाला एरिया, 4 पॉइंट वाला एरिया नीचे। सही है। अब इसके अंदर ये वाला 2 पिप वाला एरिया है, 4 पॉइंट वाला एरिया है, फिफ्थ एक और एक्स्ट्रा वो मिनी है, उसे हम इग्नोर करेंगे। ठीक है। इस टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंस पिप और पॉइंट है बस। ठीक है। अब इसके अंदर 0.01 यूएसडी का जैसे ही राइज आएगा वैल्यू में, वो हमारा पॉइंट कहलाएगा गोल्ड के अंदर। समझ गए इस चीज को भी? ठीक है। अब हमने इस जगह पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको लेक्चर में मैं ये दिखा रहा हूँ, ताकि आप जब घर जाएं तो इसको बस हल्का सा माइंड में बढ़ा लें, पढ़ लें। ठीक है। कि हर जगह पे एक पिप की वैल्यू होती है, पिप की वैल्यू क्या है, पॉइंट की वैल्यू क्या है। अब ये एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाती है चीज। मैं इतना असल में बारीक में जा रहा हूँ। सही है। अब डायरेक्टली हम ट्रेडिंग की तरफ मूव कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं वो नहीं करना चाह रहा फिलहाल। और मैं लेक्चर को बहुत ज्यादा फास्ट किया हुआ है। ठीक है। बेसिकली
और अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको विजुलाइज करेंगे। ये मैं लेक्चर में ये चीज सिर्फ इस वजह से शो कर रहा हूँ ताकि आप बाद में जाके इसको देख सकें हल्का सा। इसको मैं फिलहाल के लिए इग्नोर कर रहा हूँ और हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट ट्रेडिंग की तरफ आगे थोड़ा सा मूव कर सकें। अब मिसाल के तौर पे इस पे मैंने सिर्फ ये चीज, मैं इसका थोड़ा सा आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि इसके अंदर जो है जेपीवाई के जितने भी पेयर्स हैं वो दूसरों से थोड़े हट के हैं। ठीक है। जेपीवाई जापानीज येन। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है 3 डेसिमल्स प्लेस होती है। ठीक है। एग्जाम्पल जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड वर्सेस जेपीवाई। सो इसकी प्राइस हमें मिलेगी 123.456 फॉर एग्जाम्पल। अब पॉइंट इसका दरमियान में लगा हुआ है। सो अब इसके अंदर ये कॉमन वे है हमारे लिए, बट कुछ ब्रोकर जो हैं वो जो लास्ट डेसिमल की प्राइस होती है वो उसको कट कर देते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 456 की जगह वो सिर्फ 45 दिखाएंगे, वो पॉइंट नहीं दिखाते। ठीक है। पॉइंट वो नहीं दिखाते। अब इसके अंदर हमने अंडरस्टैंड करना है। सो इफ द जीबीपी जेपीवाई प्राइस मूव्स फ्रॉम 123.45 टू 46, जस्ट 0.45 से 46 हुआ। सो इट्स इक्वल, ये कितना मूव हुआ? 1 पिप। और एक पॉइंट मूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये 6 के अंदर काफी ज्यादा में वो मूवमेंट 6 डेसिमल नहीं है इसके अंदर। ठीक है। ये 5 डेसिमल है, 6 को उन्होंने गायब कर दिया। तो ये 1 पिप मूव हुआ है, 1 पॉइंट नहीं हुआ। सही। अब अगर इसको हम 456 की जगह 466 कर देते हैं तो ये 1 पिप मूवमेंट हो गई और 10 पॉइंट्स हो गई। ठीक है। सेम चीज है। लेकिन अगर 456 की जगह 457 हो गई तो ये 1 पॉइंट मूवमेंट हो गई। सही है। समझ गए आप इस चीज को? इसमें सिर्फ ये बताने की कोशिश की है मैंने कि अक्सर ब्रोकर्स के अंदर 6 डेसिमल नहीं होता, पॉइंट वाला डेसिमल नहीं होता। कुछ ब्रोकर्स प्रेफर नहीं करते। सही है। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करना है थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे बस मैंने यही चीज बताई है कि कुछ आप इसके अंदर जीरो ऐड कर सकते हो ताकि आप उसको पॉइंट के अंदर समझ सको। ये मैंने शॉर्ट सा कर दिया उसको। अब पिछला जो हमने, अब एक फर्दर पॉइंट हमने अंडरस्टैंड किया वो ये किया कि कुछ ब्रोकर्स 4 डेसिमल होते हैं। 4 डेसिमल होते हैं पॉइंट के बाद। ठीक है। कुछ ब्रोकर्स 5 डेसिमल होते हैं। ऐसा नहीं समझना कि जो फोर्थ डेसिमल है वो लास्ट है इस वजह से वो पॉइंट है। ऐसा नहीं। ठीक है। वो फोर्थ डेसिमल ब्रोकर्स जो होते हैं वो फोर्थ डेसिमल पिप्स में होते हैं। ठीक है। पॉइंट्स में नहीं होते। बेसिकली इसका ये शॉर्ट सा कंक्लूजन है। अब आज हमने यूनिट्स में क्या होता है, लेवरेज कैसे होती है, ठीक है, पिप और पॉइंट कैसे होता है, लेवरेज कितनी टाइप्स की है, 4 डेसिमल 5 डेसिमल क्या होता है, इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है प्रॉफिट लॉस को हमने कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब इसमें हमें समझने की जरूरत है कि पिप की वैल्यू क्या है। पिप की वैल्यू फॉरेक्स के अंदर जो है ये इस चीज को शो करती है कि जो आपने पोजीशन ओपन की हुई है उसका लॉस और प्रॉफिट कितना होगा। पिप वैल्यू इज इक्वल टू के लाइक अगर इतने पॉइंट्स या इतने पिप्स मूव किया और मेरी ये लॉट ओपन है तो मुझे कितना प्रॉफिट लॉस होगा। ठीक है। तो इस चीज को ये जाहिर करती है, रिप्रेजेंट करती है। सो बेसिकली जो पिप वैल्यू है ये कैलकुलेट होती है मल्टीप्लाइंग बाय
यानी पिप्स इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ट्रेड वैल्यू, और आप कह सकते हैं लॉट साइज, मल्टीप्लाइंग बाय द लॉट साइज बाय 0 अब वो जो पिप का फंक्शन है, अब पिप जो है वो 0.0001 है, ठीक है। तो उसके साथ हम उसे मल्टीप्लाई करके उसकी पिप वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी की एक एग्जांपल दी हुई है। इसके अंदर हमारी एक माइक्रो लॉट के अंदर 1000 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब 1000 को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा 0.0001 से, तो वो 0.10 आएगा। स्पेस तो एक पिप की वैल्यू 0.01 की लॉट के साथ 10 पैसे है, 10 सेंट्स है, ठीक है। वन मिनी लॉट में 10,000 यूनिट्स के साथ $1 है, यानी 0.10 की लॉट होगी जब, ठीक है, उसके अंदर 10,000 यूनिट्स होंगे। 10,000 यूनिट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ पिप वैल्यू, पिप के साथ, ठीक है, तो उसमें हमें वो हमारा कर देगा। इसी तरह स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख होते हैं, तो 1 लाख को हम जब 0.0001 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें ये निकाल देगा। अब इसके अंदर इसको भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बेसिकली हम आते हैं प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन पे, ठीक है। बेसिकली इसका पिप वैल्यू का मकसद ही प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन है, कि आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना आता हो, बस सिंपल से वर्ड में। अब हमें यह समझना है कि यूरो यूएसडी की प्राइस 1.2180 से इंक्रीज हो गई 1.2180 से 80 हो गई है, कहाँ से? 2160 से, ठीक है। 60 से 80 हो गई है। अब ये कितने पिप्स का इंक्रीमेंट आया? 20 पिप्स का। सो स्टैंडर्ड लॉट साइज जो कि 1.0 है फॉरेक्स के अंदर, और इसमें 1 लाख यूनिट्स होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने 3 स्टैंडर्ड लॉट्स बाय की हुई थी इस दौरान, कि जो हमने सपोज करो 3 लॉट साइज बाय की हुई थी 2160 पे, ठीक है। 1.2160 पे 3 स्टैंडर्ड लॉट साइज बाय की हुई थी। तो वहां पे वो वहां से मार्केट मूव करके अप साइड पे चली गई, 1.2180 पे चली गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चीज आएगी? कितने पिप्स मूवमेंट हो गई? 20 पिप्स। हमने बाइंग की हुई थी 60 पे, मार्केट चली गई 80 पे, 20 पिप्स की मूवमेंट हुई। तो अब यहाँ पे 3 लॉट्स बाय थी, 3 लॉट्स में 3 लाख यूनिट्स होंगे, क्योंकि वन स्टैंडर्ड लॉट में 1 लाख यूनिट है। तो अब हमने इसको अंडरस्टैंड करना है कि 3 लाख यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 0.0020 पिप्स, तो ये कितना होगा? कितना होगा? $600, ठीक है। $600। ये इसको आपको यहाँ पे अभी ऐसे समझ नहीं आएगी, ये जस्ट इसको आपने माइंड में रखना है। और लेक्चर में मैं जस्ट इसको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि आप इसको बाद में देख सकें, ठीक है। तो अब इसके अंदर आगे जो है पॉइंट हमारा वो ये है कि इसको हम दूसरी तरह कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम दूसरी तरह कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमने आ, जो पिप की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, अपने जितनी पिप्स मूवमेंट हुई उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कि मिसाल लो कि $3 की 3 स्टैंडर्ड की लॉट साइज ओपन है, ठीक है, और उसमें एक पिप की वैल्यू क्या होगी? जैसा कि हमने पहले पढ़ा यहाँ पे कि एक माइक्रो लॉट के साथ पिप वैल्यू क्या है? 0.10, ठीक है। एक मिनी लॉट के साथ पिप वैल्यू क्या है? $1। एक माइक्रो लॉट के साथ पिप वैल्यू क्या है? एक स्टैंडर्ड लॉट के साथ $10, ठीक है।
तो इसी तरह पिप वैल्यू जब आप निकालना सीखेंगे यहाँ पे, तो जितने पिप्स मूवमेंट हुई, ठीक है, उसके साथ जब आप अपनी पिप वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो वहां पे आपको उस चीज के बारे में बता सकेगा कि आपको कितना प्रॉफिट लॉस होगा सिर्फ। तो ये चीज अंडरस्टैंड हो गई, समझ आ रही है? और पिप वैल्यू क्या है, मैंने ये दोबारा इस वजह से ये दिखाया है कि आपको इस वजह से यहाँ पे कुछ समझ में मुश्किल नहीं। अब हम यहाँ पे ये चीज हम थोड़ा सा इसको अवॉइड कर देते हैं। एक अच्छा, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट करना भी थोड़ा सा हमने देख लिया। अब हम बेसिकली करते ये हैं कि हमने 1 आवर एंड 15 मिनट्स ऑलमोस्ट जो है वो, या 1 आवर हमने थ्योरी पढ़ ली है काफी ज्यादा चीजों की। तो अब हम बेसिकली मूव करते हैं अ, इस जगह पे कि हम यहाँ पे अब देखें, इस जगह पे आपको ये नजर आ रहा है गोल्ड, ठीक है, और गोल्ड में आपको ये चीज यहाँ पे समझ आ रही होगी कि मार्केट को हमने वहां पे बाय किया था, मार्केट एग्जाम्पल के लिए बाय किया था, और वो वहां से डंप कर गई है अभी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें हमारी जो बाइंग प्राइस थी वो है 2670.633, ठीक है, 633। अब जो सिक्स वाला डिजिट है ये पिप की वैल्यू है, 3 पॉइंट की वैल्यू है, और नेक्स्ट थ्री जो है ये एक और मिनी चीज है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। अब 70.633 से हमने बाय किया था, लेकिन मार्केट इस टाइम 70.633 से 68.16 है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 68 पे है। हम समझ लेते हैं कि 7.633 से 68.3633 है, ठीक है, हमने ये अज्यूम कर लिया। 70.63633 से 68.633 हो गई है। अब ये कितने पिप्स की मूवमेंट हुई है, या कितने पॉइंट्स की हुई है? नहीं यार, 100 पिप्स कैसे हो गई? अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम गोल्ड के अंदर लास्ट जो चीज हम इग्नोर कर रहे थे उसे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं 2670.63, मैंने पॉइंट नहीं लिखा, ठीक है। अब हमें पता है कि सिक्स वाला एरिया पिप का है और थ्री वाला एरिया पॉइंट का है, ठीक है। अब इसमें से जो करंट प्राइस थी हमारी वो 2668 माइनस किया 2668.63, लास्ट डिजिट हम छोड़ रहे हैं। हमने इज्यूम किया था कि 70 से 63 पे चली गई मार्केट, 70 से, सॉरी, 68 पे चली गई, और नेक्स्ट आगे जो है वो सेम का सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने टू 2670.63 से मार्केट चली गई 2668.63 पे, तो कितना डिफरेंस आ गया? 200 का। अब ये क्योंकि हमने उसमें पॉइंट भी लिखा था,
ठीक है, पॉइंट भी लिखा था, इस वजह से हमारा आंसर पॉइंट्स में आएगा। अब हमें पता है कि 200 पॉइंट्स का डिफरेंस आया, ठीक है, तो 200 पॉइंट्स इज इक्वल टू 20 पिप्स। अब फॉर एग्जांपल हम पॉइंट्स के साथ अगला फिगर भी लिखते हैं, वो है 2670633, ठीक है, माइनस 2668633। अब ये 26686.633, अब ये आंसर आएगा नैनो पॉइंट्स में, ठीक है, तो 2000 नैनो पॉइंट्स आ गए। अब 2000 नैनो पॉइंट्स में पॉइंट्स कितने होते हैं? 200, और 200 में पिप्स कितने होते हैं? 20, ठीक है, समझ आ गई इस चीज की? अभी क्लियर है अभी? ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर मूवमेंट एग्जैक्ट वही लिखता हूँ पिप्स वाली, कि 2670.6 से मूवमेंट होके 2670.6 से मूवमेंट होके मार्केट हो गई 2668.6, ठीक है, तो अब हमारा आंसर किस में आएगा? पिप्स में आएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट और नैनो पॉइंट लिखा ही नहीं, ठीक है, छोड़ दिया। अभी क्लियरेंस हो गई इस चीज की कि कितने पिप्स की मूवमेंट हुई। अब हम इसको, ये गोल्ड की एग्जांपल हो गई, ठीक है, अब यहाँ पे आपको वो थ्योरी क्लियर हो गई गोल्ड की एग्जांपल की। अब हम यहाँ पे चलते हैं यूरो की एग्जांपल पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यूरो ओपन किया, ये मैं इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं। अब यूरो की प्राइस हमें यहाँ पे जो नजर आ रही है, ये है 1.11693। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे रखते हैं और एक ऑर्डर ओपन कर लेते हैं बाय का। ये ऑर्डर हमारा ओपन हो गया यूरो में बाय का। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं चेक एंड बैलेंस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ ये किस प्राइस पे ओपन हुआ है। ये हुआ है ओपन, बाय का ऑर्डर है, 0.01 लॉट साइज है, हमने 1000 यूनिट्स बाय किए हैं 1.119696 पे, ठीक है। अब इसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया था पॉइंट के बाद जो फोर्थ डेसिमल है वो फिफ्थ की वैल्यू रखता है, फिफ्थ की हैसियत रखता है, और जो फिफ्थ डेसिमल होगा वो पॉइंट है। इसके अंदर सिक्स वो नहीं है, नैनो पॉइंट नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो कि जो नैनो पॉइंट है वो इसमें नहीं है। नैनो पॉइंट सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो कमोडिटीज या दूसरी चीजों में मिलेगा। अब यहाँ पे हमने 1.11696, ठीक है, ये है, हम अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट जो है वो 1.11606 पे चली गई, 696 से 600 पे चली गई। मैं माइनस करता हूं 1.11606। अब हम इसमें पॉइंट लिख रहे हैं या नहीं? पॉइंट इसमें लिखा हुआ है या नहीं? लिखा हुआ 1.11606। हमने कहा था पॉइंट के बाद फोर्थ डेसिमल यूरो में पिप की हैसियत रखता है, तो पॉइंट के बाद है 1160, 1 1 2 डेसिमल्स, 6 3 डेसिमल्स, 0 फोर्थ डेसिमल, तो उसके साथ फिफ्थ वो पॉइंट है, तो 0 इसमें पिप की वैल्यू पे आ रहा है हैसियत पे, और 6 जो है ये पॉइंट की हैसियत पे आ रहा है। अब मैं इस पे जब करूंगा तो ये 90 पॉइंट्स हमें दिखा रहा है, 90 पॉइंट्स इज इक्वल टू 9 पिप्स, सही है, समझ गए आप?
अब यहाँ पे हमने अंदाजा ये लगाना था कि 9 पिप्स की मूवमेंट पे, यानी 90 पिप्स की मूवमेंट, 90 पॉइंट्स की मूवमेंट में हमें 0.01 की लॉट साइज से कितना प्रॉफिट या लॉस होगा यूरो के अंदर। अब ये थर्ड चीज समझ रहे हैं। दोनों दूसरी एग्जांपल्स हमने समझ ली, ठीक है, पीछे वाली गोल्ड पे और यूरो यूएसडी पे। अब हम समझ रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये चीज समझेंगे कि अगर हमारी 0.01 की लॉट साइज लगी हुई है तो उसके अंदर अगर 10 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट आएगा तो 1 पिप होगा, ठीक है। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई, अगर 10 पॉइंट्स इंक्रीज हुआ है इसका मतलब है 10 सेंट्स इंक्रीज होगा, ठीक है। 10 सेंट्स, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 0.1 आ जाएगा आंसर। तो ये 0.1 डॉलर का प्रॉफिट लॉस होगा। अब मिसाल है 0.01 से हमारा इंक्रीमेंट हुआ है 100 पॉइंट्स का, यानी 10 पिप्स का। तो मैंने 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आंसर आया 1। तो इसका मतलब है $1 का प्रॉफिट लॉस होगा। अब मेरी लॉट साइज बढ़ गई, 0.03 हो गई, और मार्केट एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली गई और 20 पिप्स चली गई। तो 20 पिप्स में 200 पॉइंट्स होते हैं, तो 200 पॉइंट्स करूंगा तो $6 आ जाएगा, ठीक है। तो 0.03 से 200 पॉइंट्स पे कितना आंसर आया? $6 का। ये पॉइंट्स में आपने करना है, ठीक है। टिप्स में नहीं करते। ये पिप्स में करेंगे तो आंसर आपको गलत मिलेगा, ठीक है। तो ये हमेशा आपने पॉइंट्स में करना है। अब यहाँ पे जो है वो 0.03 से आप जब 200 पॉइंट्स मार्केट ने मूव किया तो वो आंसर आपके पास 6 हो गया। अब 20 पिप्स में आपको समझ आ गई कि अगर 0.01 की लॉट होगी तो $2 प्रॉफिट होगा, 30 पिप्स में $3 होगा, 40 पिप्स में $4 होगा 0.01 लॉट साइज के साथ, ठीक है। अब इसी तरह से 0.01 के साथ 100 पॉइंट्स में $1 होगा, 200 पॉइंट्स में $2 होंगे, 500 पॉइंट्स में $5 होंगे, 50 पिप्स में $5 होंगे, 40 पिप्स में $4 होंगे, 60 पिप्स में या 600 पॉइंट्स में $6 होंगे। अब 0.01 है तो 0.02 में 50 पिप्स में $10 हो जाएंगे, 500 पॉइंट्स में $10 हो जाएंगे। लॉट साइज बड़ी हो गई ना, 0.02 हो गई। 0.03 से 50 पिप्स में $15 हो जाएंगे, 0.03 से 500 पॉइंट्स में $15 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह 0.04 से 50 पिप्स में $20 हो जाएंगे, 0.04 से 500 पॉइंट्स में 20 हो जाएंगे। सही है, समझ गए अभी आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना। अब इसकी हम एक शॉर्टकट और देखते हैं। अभी तक हम सिर्फ प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपने इस जगह पे नजर रखनी है, ठीक है। इस जगह पे अब ये हमें ऑर्डर की जो हमारी ओपनिंग प्राइस है वो बता रहा है कि 0.01 आपने बाय किया हुआ है इस प्राइस पे यूरो यूएसडी में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं माउस को जैसे ही ऑर्डर के ऊपर लेके जाता हूँ तो देखें ये दो एरोज आ गए। अब बाय के अंदर प्रॉफिट किस साइड पे होगा? और ऊपर की तरफ। और लॉस किस साइड पे होगा? नीचे की तरफ। तो मैं फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं एक सेकंड चीज जो कि है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, एसएल और टीपी। ये वही चीज है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही ये दो एरोज आए हमने इसके ऊपर लेके गए अपनी प्राइस लाइन पे, उसके नीचे उसने लिख दिया ड्रैग टू मॉडिफाई। मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगा और मैं जैसे ही नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो ये हमें लॉस दिखाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। अब ये देखें ये एस एल -1.00 दिखा रहा है और आगे हमें बता रहा है 100 पॉइंट्स माइनस।
तो -100 पॉइंट्स यानी 0.01 से अगर -100 पॉइंट्स होंगे तो $1 का लॉस होगा। अगर -55 पॉइंट्स होंगे तो SL होगा, लॉस हमारा 0.55 का। अगर हमारा SL चला जाता है 211 पॉइंट्स का, तो 0.01 की लॉट से $2.11 का लॉस होगा। ठीक है। अगर मैं इसको इसी लाइन से अबव जैसे लेके जाऊंगा प्रॉफिट वाली साइड पे, तो ये देखें 85 पॉइंट्स अप साइड पे मूव करने से $0.85 प्रॉफिट होगा। ठीक है। इसी तरह सो आप ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं इस ऑर्डर को $1 से ज्यादा नुकसान में ना जाने दूं, तो मैंने इसे ड्रैग किया और -100 पॉइंट्स में जैसे ही देखा इसे, और इधर से देखा -1.00 है एग्जैक्ट, मैं उस जगह पे इसे छोड़ूंगा। अब देखें नीचे जहां पे ऑर्डर ओपनिंग प्रॉफिट लॉस फ्लोट कर रहा है, उसके साथ प्राइस है, उसके साथ TP है, उसके साथ SL है। फिलहाल हम SL को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है। देखें SL -1.00 USD -100 पॉइंट्स। ठीक है। तो अब नीचे जहां पे ऑर्डर ओपन लिखा हुआ है, यानी ऑर्डर ओपन है, मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे छोड़ा, तो देखें ये मॉडिफाई हो गया, SL के नीचे SL की प्राइस आ गई। अब वो प्राइस कौन सी है? यही वाली जो हमने ऊपर से मॉडिफाई करके यहाँ छोड़ी है। अब प्राइस उसने क्या बताई, देखें प्राइस हमारी ओपनिंग ये है, इस टाइम ये चल रही है, और SL की प्राइस ये है। अब हम इस प्राइस में और इस प्राइस में डिफरेंस करेंगे और देखेंगे क्या वाकई 100 पॉइंट्स है। अब देखें 1.11696, 1.11596, तो 100 पॉइंट्स हो गए। तो 100 पॉइंट्स, लॉट साइज 0.01 किया, इस वजह से 100 पॉइंट्स पे वो लॉस हमें $1 का होगा। अब हमने SL मॉडिफाई कर दिया, तो अगर ये वाली ट्रेड जो कि इस टाइम प्रॉफिट में चल रही है, ये लॉस में जाते जाते $1 लॉस में जाएगी, तो बेशक आपका इंटरनेट एक्टिव हो या ना हो, आप बैठे हो या ना बैठे हो, लैपटॉप बंद हो, मोबाइल बंद हो, सारा कुछ भी नहीं होगा, आपकी ये ट्रेड $1 लॉस में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक है। ये सर्वर्स क्योंकि एक्टिव रहते हैं फॉरेक्स के, एक्सचेंज के। अब मैं चाहता हूं कि ये $2 प्रॉफिट में बंद हो जाए, तो मैं इसको सपोज करें यहाँ से ड्रैग करता हूँ 200 पॉइंट्स पे ले जाके, ये इसको मैंने ये 200 पॉइंट्स पे ले जाके छोड़ा, ऊपर देख लिया कि हाँ 200 पॉइंट्स हैं, $2 का प्रॉफिट होगा। मैंने जैसे ही यहाँ पे छोड़ा तो ये इसने TP की प्राइस अपडेट कर दी। ठीक है। अब देखें TP की प्राइस, टेक प्रॉफिट, TP इज इक्वल टू टेक प्रॉफिट। सो 1.11696 से उसने, हमने ऑर्डर बाय का लगाया था 696 से, हमने टेक प्रॉफिट 200 पॉइंट्स का लगाया तो 1.11896 हो गया। ठीक है। अब जैसे ही मार्केट, ये नीचे वाली रेड लाइन हमारा स्टॉप लॉस है, ऊपर वाली रेड लाइन हमारा टेक प्रॉफिट है, TP है। ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस जगह से ऊपर जाती जाती यहाँ पे जाएगी, तो ये $2 प्रॉफिट में ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अब इसी तरह से हम ये यूरो USD हो गया। अब इसी तरह से गोल्ड को चेक कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर जो है, ये हमारा ऑर्डर लगा हुआ है, इसके अंदर नैनो पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। इसको हमेशा, इसको नैनो पॉइंट्स होते हैं। अब हमने इसमें बाय लगाया हुआ है और सेल लगाया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल 7000 नैनो पॉइंट्स में कितने पॉइंट्स होंगे? 7000 नैनो पॉइंट्स में कितने पॉइंट्स होंगे? 700। और 700 पॉइंट्स में कितने पिप्स होंगे? 70। ठीक है। तो 70 पिप्स। अब यहाँ पे देखें 700, ये क्योंकि इसमें मैंने पहले बताया था कि गोल्ड के अंदर एक नैनो पॉइंट है। ठीक है। तो जैसे ही आप इस जगह पे इसको, ये यहाँ पे रखेंगे फॉर एग्जांपल, ये अब 7004 पॉइंट्स बता रहा है, हालांकि हमें पता है ये नैनो पॉइंट्स हैं। ठीक है। और नीचे बता रहा है SL -$7, यानी 70 पिप्स का SL है 0.01 से। ठीक है। अब ये जैसे ही मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, ये इसने यहाँ पे SL अपडेट कर दिया। तो इसको मैं मॉडिफाई वैसे भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पे SL के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, ये स्टॉप लॉस वाली प्राइस है, मैं इसको 633 है, यहाँ पे देखें 633 है, यहाँ पे 629 है, मैं इसको 633 कर देता हूँ, 633, और मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा।
ये मॉडिफाई हो गया, वो देखें 629 से 633 हो गया। अब इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे करता हूँ। अब मुझे पता है कि प्रॉफिट मेरा, मुझे $7 का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, और मुझे पता है गोल्ड के अंदर हमेशा नैनो पॉइंट्स में काम होता है। तो मुझे $7 या नुकसान हो जाए या $10 प्रॉफिट हो जाए, तो $10 प्रॉफिट करने के लिए मुझे कितने नैनो पॉइंट्स चाहिए होंगे, मुझे कितनी पिप्स चाहिए होंगी? हाँ, सर दोबारा रिपीट करिएगा। 0.01 से मुझे $10 प्रॉफिट करने के लिए कितनी पिप्स चाहिए होंगी? 100 पिप्स चाहिए होंगी। ठीक है, 100 पिप्स में 1000 पॉइंट्स होते हैं, 1000 पॉइंट्स में 10,000 नैनो पॉइंट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10,000। ठीक है, 10,000। अब मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिख दिया, मैंने प्राइस नहीं लिखी खुद ब खुद, मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखा। ठीक है, पॉइंट्स लिख के मैंने सिर्फ मॉडिफाई किया। अब देखें उसने वो ऑटोमेटिकली वहां पे वो सेट कर दिया। अब मैं जो इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो ये देखें, ये बता रहा है कि ड्रैग टू मॉडिफाई प्रॉफिट $10, पॉइंट्स 10,000। समझ रहे हो? अब मैंने कितनी वेज बता दी आपको स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट लगाने की। ठीक है, इधर से मॉडिफाई कर लो, इधर से कर लो। प्राइस से अगर समझ में आती है तो प्राइस से कर लो, अगर प्राइस से समझ में नहीं आती तो नैनो पॉइंट से कर लो। सिर्फ पॉइंट्स लिखो, आपको उससे समझ ऑटोमेटिकली प्राइस कैलकुलेशन कर देगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे है। इसी तरह जब आप इस जगह में पॉइंट्स, अब इसके अंदर नैनो पॉइंट्स नहीं है, इसके अंदर देखो ये 100 पॉइंट्स $1 का एसएल है, 200 पॉइंट्स $2 का टेक प्रॉफिट है। तो मैं अगर इसको 250 कर दूंगा तो ये $2.5 का प्रॉफिट देगा अब हमें। वो ऑटोमेटिकली प्राइस उसने वहां पे देखे चेंज कर दी। सही है, समझ गए? तो ये अब इसके अंदर देखो वो 5 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं और उसके अंदर नैनो पॉइंट्स भी हैं, इस वजह से हमें उधर थाउजेंड में जाना पड़ रहा है। समझ के? तो हमने आज कितनी चीजें हो गई हमारी ऑलमोस्ट। स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट भी हो गया हमारा, उसके बाद प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन हो गई, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट को लगाना, क्लोज, और उस सबको चीजों को खत्म करना, वो हमने देख लिया। अब इसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स भी देख ली, ठीक है, प्रॉफिट लॉस की। और प्लस से हमने, अब सपोज करो यहाँ पे हमने ये खत्म करना है स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट, हम चाहते हैं पोजीशन ओपन रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले टेक प्रॉफिट के नीचे वो ट्रेड के साथ एक छोटा सा टेक प्रॉफिट के नीचे क्लोज आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो वो वहां से रिमूव हो जाएगा। या मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और मैं इस जगह पे टेक प्रॉफिट को मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, 0 पॉइंट्स, 0 नहीं, सॉरी, यहाँ पे मैं इसको प्राइस को 0 करता हूँ, प्राइस को बिल्कुल 0 0 0 कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा तो वहां से वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? या सिंपली मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो फिर भी रिमूव हो जाएगा। इसी तरह एसएल है, समझ गए आप? ये रिमूव करने का वे हो गया। अब हमने एसएल को लगाना, उसको रिमूव करना, टीपी को लगाना, उसको रिमूव करना, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, ड्रैग से मॉडिफाई करते हुए आपने उसको प्रॉफिट लॉस सेट करना। ठीक है, पॉइंट्स में प्रॉफिट लॉस से सेट करना और नैनो पॉइंट्स में प्रॉफिट लॉस सेट करना। सारा मैंने आपको क्लियर कट यहाँ पे करवा दिया, प्रैक्टिकली भी करवा दिया, थ्योरी भी करवा दी है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के अंदर पिप वैल्यू क्या होती है हमारी, ठीक है, और फोर्थ डेसिमल कैसे होता है, यूरो में कैसे होता है, गोल्ड में कैसे होता है, ठीक है, और जेपीवाई के पेयर्स के अंदर क्या चीज होती है, और अक्सर पे ब्रोकर्स 4 डेसिमल होते हैं, 5 नहीं होते, तो ये चीजें भी मैंने करवा दी हैं। अब इसके अंदर पिप क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया। और लॉट साइज के अंदर एक स्टैंडर्ड लॉट में कितने यूनिट्स होते हैं, और 0 पॉइंट माइक्रो लॉट्स में कितने यूनिट्स होते हैं, फिर लेवरेज क्या होती है, लेवरेज को इस्तेमाल कैसे करते हैं, लेवरेज क्यों ठीक है, वगैरह वगैरह। ये आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास थोड़ा सा अ, ये एडवांस लेवल पे है, तो फिलहाल हम इसको इस जगह पे अंडरस्टैंड करते हैं। इतना काफी है या और?
अभी कर लें। पिप पॉइंट, लेवरेज, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, काफी कुछ हो गया वैसे। कल क्लास होगी। नहीं उस हिसाब से सोचे ना। नहीं, मैं तो उसी हिसाब से सोच रहा हूँ, मुझे आपने बताना है। चलें खैर, थोड़ा सा आगे और करते हैं यहाँ पे कि मैं आपको ऊपर से इसके MT5 के कुछ टूल्स समझा देता हूँ, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। अब इसको सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है यहाँ पे कि ये क्रिएट अ न्यू चार्ट है। ये हमने कैसे करना होता है, लाइक के जो इधर मार्केट वॉच में चीज़ें ऐड होती हैं, करेंसी पेयर्स, आप उस पर राइट क्लिक करके चार्ट विंडो पे क्लिक करते हैं तो वो एक नया चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इधर दो क्लोज के ऑप्शंस और दो मिनिमाइज के ऑप्शंस हैं, मैक्सिमाइज के भी। अगर आप नीचे वाला क्लोज करोगे तो वो करंट चार्ट क्लोज हो जाएगा, अगर आप ऊपर वाला करोगे तो वो पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मैंने नीचे वाला कर दिया तो वो करंट चार्ट जो ओपन किया था वो क्लोज हो गया। अब यही चीज यहाँ पे है, इस पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे जिस भी करेंसी पेयर पे क्लिक करूंगा उसका चार्ट ओपन हो जाएगा, ये चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, ये क्रिएट अ न्यू चार्ट के लिए है। ये हमने कल अंडरस्टैंड कर लिया था। उसके बाद ये आगे है मैनेज प्रोफाइल्स, मैं इसे फिलहाल छोड़ रहा हूँ। ये हमने कल पढ़ लिया था, सिंबल्स। ये सारे फंक्शंस छोड़ रहा हूँ, ये हमारे हिसाब के नहीं है अभी। ठीक है, ये बेसिक्स में नहीं है। एल्गो ट्रेडिंग भी मैं अभी छोड़ रहा हूँ, सही है, ये हमारे काम की अभी नहीं है, इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है ये, सही है। उसके बाद न्यू ऑर्डर है, हम थोड़ा सा न्यू ऑर्डर को समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू ऑर्डर में सिंबल आ जाता है, कौन से ऑर्डर कौन सी जगह पे लग रहा है। हम अभी फिलहाल टाइप में मार्केट एग्जीक्यूशन यानी इंस्टेंट ऑर्डर को स्टडी कर रहे हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स का लेक्चर बाद में करेंगे। उसके बाद वॉल्यूम है, वॉल्यूम लॉट साइज हमने आज समझ लिया, कल भी समझा है। स्टॉप लॉस भी आज समझ लिया, टेक प्रॉफिट भी समझ लिया। ये फिल कैपेसिटी, फिल और किल वाला है। इमीडिएट और कैंसल है। इमीडिएट यानी जिस प्राइस पे अभी है इसी प्राइस पे लगे, अगर प्राइस ऊपर नीचे होती है तो कैंसिल हो जाए। ठीक है, कि जो करंट प्राइस है उसी प्राइस पे लग जाए, अगर नहीं लग रहा तो कैंसिल कर दो, ना लगाना, कि प्राइस अगर और ऊपर नीचे होती है तो। सही है, इमीडिएट और कैंसिल। फिल और किल, कि यानी अभी लग जाए ठीक है, नहीं तो जहां पे भी लग रहा है लगा दो, ये चीज है। सेल बाय को हमने समझ लिया। बिड और आस्क को भी यहाँ पे दो प्राइसेस डिफरेंट नजर आ रही हैं। मैंने आपको समझाया था कि जो है दो प्राइसेस में यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा, अदरवाइज ब्रोकर अपना कुछ स्प्रेड चार्ज करता है, और उसमें दो प्राइसेस इसी वजह से हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं कि एक प्राइस जो होती है, फर्स्ट वाली प्राइस को हम बिड कहते हैं, ठीक है, और सेकंड प्राइस को हम आस्क कहते हैं। ठीक है, बिड और आस्क। बिड का मतलब वो है जिसपे कोई चीज बेची जा रही हो जिस प्राइस पे। आस्क का प्राइस वो होती है जो ब्रोकर अपना कमीशन रख के दे रहा हो। ठीक है, अब क्योंकि प्राइस का डिफरेंस है, ब्रोकर प्राइस में अपनी फीस चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि आप जितनी बड़ी लॉट साइज लगाओगे उस हिसाब से वो प्राइस डिफरेंस देखेगा, पॉइंट्स देखेगा, कितने पॉइंट्स होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 20 पॉइंट्स ब्रोकर रखता है, यानी 2 पिप्स। गोल्ड के अंदर 16 पॉइंट्स भी होते हैं, यानी 1.6 पिप्स। और कुछ पेयर्स के अंदर 1 पिप भी होता है, कुछ पेयर्स में 9 पॉइंट्स भी होता है। सही है, तो इस तरह से डिफरेंट स्प्रेड की वैल्यूज होती हैं। इसमें लॉट ब्रोकर से की क्या परसेंटेज होती है मतलब, और हमें क्या बेनिफिट हो जाए? ब्रोकर जैसा की क्या परसेंटेज? जैसे सपोज के उसने 20 पिप्स लिया परसेंटेज, तो तो उसमें आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो मैं आपसे पूछता हूँ, नुकसान होगा, 20 पिप ले लो। वो आपको मार्केट के साथ काम करने के लिए अपनी फीस चार्ज कर रहा है। सही है, हाँ, तो जो हमारी इनकम की हुई है उसमें से ले रहा है। आपकी इनकम की हुई नहीं होगी, वो इसमें होगा। अब इसमें ये चीज समझने वाली, मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी इसे करने दो, मैं इसको बाद में क्लियर आपको करवाता हूँ।
जो मार्केट होती है उसमें एक रेट चल रहा था, और एक वो थी जो आप ब्रोकर के साथ चले हुए, ब्रोकर आपको उससे कम या ज्यादा दिखा रहा होता है, ऐसी कुछ ब्रोकर चीज। हमेशा उससे ज्यादा दिखाएगा, उससे ज्यादा उस दिखाएगा। प्राइस से ज्यादा जब दिखाएगा। आप उस पे ट्रेड लगाते हो तो उसी टाइम वो अपना वो कैलकुलेशन करके वो निकाल लेता है मेरी। हाँ, निकालता वैसे आपको पता नहीं निकालता चलता, बट वो कट कर लेता है आपसे। नहीं, निकालता वो अकाउंट की टाइप पे डिपेंड करता है कि वो उसी टाइम चार्ज कर लेता है या वो ऑर्डर ओपन ही उतने लॉस में होता है। ऐसे ही ठीक है, समझ रहे हो? ये हो रहा है ऑर्डर उसी ओपन में। ही उतने लॉस से होगा कि मिसाल अगर आपने 0.01 की लॉट बाय की है, बाइक की और मिसाल है 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 2 पिप्स का डिफरेंस है, तो वो ट्रेड ओपन ही ओपन ही उस 0.-20 से होगी। हो जाएगी। -0.20 से ओपन होगी, 20 सेंट्स लॉस में ओपन होगी। अब मेरा क्योंकि ये अकाउंट जीरो स्प्रेड है, तो इसमें स्प्रेड मैं नहीं दे रहा उसको, मैं इसको फिक्स कमीशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो मेरे बैलेंस में से डिडक्ट कर रहा है। समझ रहे हो? इस वजह से अब यहाँ पे बाय सेल हो गया, हमारे पास ये न्यू ऑर्डर था। अब आपके ख्याल में वो स्प्रेड चार्ज करे वो ठीक मेथड ठीक है, या जिसने आपने बोला कि वो जीरो द- स्प्रेड वाला, बड़े अमाउंट्स पे जीरो स्प्रेड यूज करते हैं। बड़े जो बड़े होते हैं। हाँ, बड़े अकाउंट्स जीरो स्प्रेड यूज करते हैं। अब जीरो स्प्रेड के लिए मिनिमम $500 चाहिए। ठीक है। हाँ, एंड सो ऑन सो, और जो नॉर्मल स्प्रेड वाले अकाउंट्स है उसमें आप 10, 15, 20, $30 भी डाल सकते हो। ठीक है, तो अब आगे हैं ये ये टाइप थ्री। इस टाइम भी चेंज की जा सकती है क्या? नहीं, ये आपको अकाउंट नया बनाना पड़ता है। फर्स्ट और मैंने एक अकाउंट बनाया है जिसमें मैंने हाँ, भी उसी के अंदर आप ट्रेड दूसरा कर लूंगा, अकाउंट बना पचास सकते हैं। पचास डॉलर डाले हैं, $100 डाले हैं, लेकिन मैं कहती हूँ बस 2-3 दिन बाद आगे हैं 1000 में डाल कर, तो उसका वो चेंजिंग कर सकता हूँ जो ट्रेड वाली। हाँ, अब उसी में आपको जस्ट वहीं अपने मेजर, इसमें दो टाइप्स के अकाउंट, मतलब दो अकाउंट्स होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल एरिया, और एक आपके पर्सनल एरिया के अंडर ट्रेडिंग अकाउंट्स बनते हैं, जो कि आपके MT5 में कनेक्ट होते हैं। वो आप जो ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं वो जितने मर्जी बना लो। आपका पर्सनल एरिया आपके ईमेल के साथ और पासवर्ड के साथ लिंक होगा। लिंक हो जाए उसके बाद उसके अंदर आप उसके जितने अंदर मर्जी जितने नए मर्जी, नए हाँ, नए नए अकाउंट नए बनाते अकाउंट्स बनाते जाएं। ठीक है, जाए। तो अब यहाँ पे एक हमारे पास ये थ्री चार्ट की टाइप्स हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है बार चार्ट, सेकंड जो है वो कैंडल स्टिक, थर्ड जो है वो लाइन चार्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कैंडल होती क्या है। अब कैंडल होती ऐसे है, मैं सपोज करें यहाँ पे पेंट ओपन करता हूँ। पेंट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने ब्रश लिया है, ठीक है, और ब्रश लेके मैं एक चीज ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ से ये एक नई कैंडल ओपन हुई। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो इतना ऊपर गई, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट वापस नीचे आ गई, और यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब ये आपको लाइव होते हुए नजर आएगा ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी ज्यादा। और इतना नीचे आई थी। अब फॉर एग्जांपल इसको हम कलर कर देते हैं रेड। रेडियम नीचे आई है। रेड करते हैं, नीचे आई है ना। ठीक है, रेड कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अब इसमें हमें ये चीज समझनी है कि इसमें हमारा कौन सी किस चीज को क्या कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसकी 4 वैल्यूज होंगी। 4 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी इसके अंदर? इसके अंदर होगा ओपन, उसके बाद हाई, लो, और क्लोज। अब फॉर एग्जांपल इसमें हम अभी कैंडल को समझ रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, टॉपेस्ट, जहाँ तक मार्केट गई वो हमारा हाई है। ये कैंडल जहाँ से शुरू हुई वो हमारी ओपनिंग प्राइस है। ये कैंडल लोएस्ट पॉइंट नीचे कहाँ तक गई वो ये विक बताती है, तो ये हमारा लो है। और कैंडल जब क्लोज हुई इस जगह पे जहाँ पे रेड बॉक्स खत्म हो रहा है, तो उस खत्म होने की वैल्यू क्या है, वो हमारी क्लोजिंग प्राइस है। सेम इसके ऑपोजिट है, कि मिसाल लें आप कि आपने अ, एक कैंडल ये बनी यहाँ पे,
इसी ये क्लोजिंग जगह से, ठीक है, मिसाल लेते हैं हम, यहाँ से बन गई ये यहाँ पे, ठीक है, और इसको क्या हुआ, इस जगह पे बनी, और ये हमारी जो थी ये ग्रीन थी, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल थी। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमें इसके अंदर हमें पता चला कि मार्केट ये इतना ऊपर गई थी, इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है, और ये इतना नीचे आई थी। अब ग्रीन कैंडल हमेशा मार्केट को अप साइड पे जाने के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओपन और ठीक है। close तो ये अब ओपन कहाँ से हुई, लो कहाँ से हुई, अब इसके अंदर जो है वो सेम चीजें हैं कि लाइक ये इसका लो होगा नीचे वाला, ठीक है, और ये इसकी ओपनिंग ओपन ओपनिंग प्राइस होगी, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस होगी, ठीक है, और ये इसका हाई होगा, समझ गए, ये हाई है हमारा, ये वाला, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, क्योंकि क्लोज ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, और ये ओपनिंग प्राइस है, यहाँ पे इस प्राइस पे ओपन हुई, और ये इसका लो पॉइंट है कि इतना नीचे आई थी। अब ये होता कैसे है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे देखें, ये 1 मिनट की कैंडल मैंने ओपन की है फॉर एग्जांपल। तो अब ये देखें, ये नीचे जा रहा है, अब जैसे जितना नीचे जाएगा वो विक छोड़ देगा, ठीक है, ऊपर चला गया तो ये करंट प्राइस है। अब जैसे ही देखो, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है, तो अब ये 28-29 सेकेंड इस जगह पे चल रहे हैं। अब जैसे ही ये 51 से 52 होगा, तो प्राइस जिस भी जगह पे यहाँ पे होगी, वहीं पे वो कैंडल रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और उसी जगह से अगली कैंडल बन जाएगी। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस वजह से 1 मिनट के हिसाब से काउंटिंग होगी, ठीक है। तो अब जैसे ही ये देखना 50 सेकेंड्स होंगे, 59 अभी देखना यहाँ पे, 7, 8, 9, और ये क्लोज हो गया यहीं पे, और देखें वहीं से ओपन हुआ। अब ओपन होते ही वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके वो जितना नीचे आया उतनी विक बनी, ठीक है, अब विक बनी है, देखें जितना ऊपर जाता है उतना नीचे विक। अब पीछे जिस जगह पे वो क्लोज हो गई, टाइम जैसे ही खत्म हुआ, उस टाइम मार्केट जहां पे भी थी वो वहां पे रुक गई। अब ये इतना ऊपर गया, इतने विक बना दी, अब इस टाइप इस जगह चल रही है, तो वो उस उतना बॉक्स फिल हुआ है, ठीक है। अब ये अगर यहीं से नीचे की तरफ आ जाती है इतना, ठीक है, तो ये वाइट से ब्लैक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ओपनिंग प्राइस से नीचे आ जाएगी, ओपनिंग प्राइस से जैसे ही नीचे आएगी वो ब्लैक हो जाएगी। अब जो अपसाइड की तरफ होती है उसे हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। बुलिश क्यों बोला जाता है, बुलिश इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये बुल को रिप्रेजेंट करता है, बुल सीइंग वाला होता है। अब ये देखें, वो ओपनिंग प्राइस से नीचे आ गई तो वो ब्लैक हो गई थी, ठीक है। तो बुलिश मींस बुल, बुल का मतलब बैल, जो लड़ते हैं अक्सर, वो आपने देखा होगा, सींग हमेशा, हाँ वो सींग, वो जब हमला करता है वो नीचे से ऊपर की तरफ उठाता है, ठीक है, बुल, इस वजह से उसे बुल कहते हैं। और यहाँ पे अपसाइड कैंडल को भी बुलिश कहा जाता है। और जो डाउन साइड वाली कैंडल होती है उसे हम बेरिश कहते हैं। बेरिश, अब कौन बताया, भालू, भालू जो होता है वो कैसे अटैक करता है, वो ऊपर से नीचे की वो पंजा मारता है ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस वजह से इसको, डाउन डाउन साइड की कैंडल होती है, इसे बेरिश बोला जाता है, क्योंकि वो भालू से रिप्रेजेंट की गई है, भालू के अटैक करने से। इस वजह से आप देखेंगे स्टॉक मार्केट्स में या वो बुल बना होता है, और या बेरिश बना होता है, भालू सा बना होता है, ठीक है। तो बेरिश यानी भालू को रिप्रेजेंट करता है, उसके पंजा नीचे की तरफ मारने को ऊपर से, और बुलिश बैल को रिप्रेजेंट करता है, सींगों को नीचे से ऊपर की तरफ उठाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बुलिश बेरिश हो गया, कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम थ्री चार्ट की टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप है वो है बार चार्ट।
बार चार्ट में और कैंडलस्टिक चार्ट में सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें बॉक्सेस हैं, वाइट और ब्लैक, इसमें बॉक्सेस नहीं है। अब देखें, ये वाली कैंडल इस जगह से ओपन हुई जहां से ये ब्लैक बॉक्स स्टार्ट हो रहा है, और इस जगह पे क्लोज हो गई जहां पे ये ब्लैक बॉक्स खत्म हो रहा है, और ये इतना नीचे गई और इतना ऊपर गई। ठीक है, अब हम इसी कैंडल को बार चार्ट में देखते हैं। तो बार चार्ट में देखें, जो ये एक हमारी लाइन है सिंपल, इसके एक लेफ्ट साइड पे लाइन है और एक राइट साइड पे लाइन है। तो जो लेफ्ट साइड वाली लाइन होगी ये हमेशा ओपनिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो राइट साइड वाली लाइन है ये हमेशा क्लोजिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ रहे हैं? अब इस जगह पे राइट साइड वाली प्राइस अगर ओपनिंग प्राइस से नीचे है, इसका मतलब है ये बेरिश कैंडल है, और अगर राइट साइड वाला ये जो डॉट है ये ओपनिंग डॉट से अबव है, इसका मतलब है ये बुलिश है। समझ गए? इसकी कोई कलरिंग नहीं होगी। इसकी कलरिंग नहीं है, इसकी कलरिंग आप दे सकते हो लेकिन वो इस जगह पे मुश्किल है। ठीक है, बस ये चीज यहाँ पे देखें कि ये यहाँ से ऊपर बुलिश, यहाँ से ये नीचे बेरिश। ओपनिंग जो लेफ्ट साइड वाला डॉट है वो अप साइड पे है क्लोजिंग प्राइस से, तो इसका मतलब है ये बेरिश है। और अगर ओपनिंग डॉट जो लेफ्ट साइड पे है वो नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है, तो इसका मतलब है ये क्लोजिंग सॉरी ऊपर है और ओपनिंग नीचे है, तो इसका मतलब है ये बुलिश है। थर्ड जो टाइप है, अब इसी जगह पे इसी कैंडल में देखना, इसी कैंडल में देखिएगा। थर्ड, ये कैंडल स्टिक तो हमने पढ़ लिया ना कि ये ऊपर विक है, नीचे विक है, इसे हम शेडो भी बोलते हैं, और दरमियान में ये बॉक्स है, शेप है। बॉडी। ठीक है, बॉडी है, ठीक, इसको हम बॉडी कहेंगे, इसको विक कहेंगे। ठीक है, और ये हमारी ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग है, ये लो है, ये हाई है। ठीक है, अब इन तीनों चार्ट्स में जो मेजर डिफरेंस है ना, यहाँ पे बॉडी नजर नहीं आती, इस जगह पे बॉडी नजर आती है, बस ये डिफरेंस है। और थर्ड में बॉडी भी नहीं है और हाई लोज भी नहीं है लाइन चार्ट में। अब हाई लोज कैसे नहीं है, यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये मार्केट जो है वो इतना ऊपर गई थी, ये विक से पता चल रहा है, और इसी जगह में ये इतना नीचे भी आई थी। ठीक है, और इस जगह पे मैं मिसाल है, इस जगह में ये इतना ऊपर गई है, इतना नीचे आई है। सही है, अब मैं जब इसे लाइन चार्ट में देखूंगा तो देखो लाइन चार्ट में वो कह रहा है इतना ऊपर गई है, और यहीं से इतना नीचे आके बस क्लोज हो गई, और इतना ऊपर यहीं से चली गई ऊपर। नजर आ रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये बता रहा है कि इतना नीचे भी आई थी? नहीं बता रहा ना। तो इसी तरह से ऊपर की तरफ भी नहीं बता रहा। तो लाइन चार्ट के अंदर आपको हाई लो नहीं देखने को मिलते। समझ गए? कोई फायदा तो नहीं है ना। लाइन चार्ट्स के भी फायदे हैं काफी ज्यादा, मैं आपको अभी सिर्फ चार्ट टाइप्स बता रहा हूँ, इनके चीजों के काफी ज्यादा फायदे भी हैं। ठीक है, आगे ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है। ठीक है, जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, ये डिफरेंट एनालिसिस करने में टाइप्स काम आती हैं, चार्ट टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूम इन जूम आउट है। उसके बाद ये अरेंज विंडोज ऑन नॉन ओवरलैपिंग है, कि मिसाल है कि मैंने यहाँ पे इस तरह से, ये देखो अब ओवरलैप कर रहा है, एक स्क्रीन के ऊपर दूसरी स्क्रीन आई हुई है, मैं कह रहा हूँ ओवरलैप ना करे, ये इस तरह, अब देखो वो एक क्लियर हो गई, दोनों ओवरलैपिंग खत्म हो गई उसकी। समझ गए? अब मैं इसको दोबारा मैक्सिमाइज कर देता हूँ, ये ओवरलैपिंग खत्म करने के लिए। अब उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो है ऑटो स्क्रोल है, और ये चार्ट शिफ्ट है, ये शिफ्ट एंड है, और ये ऑटो स्क्रोल है। ठीक है, ऑटो स्क्रोल है कि मिसाल है, अब यहाँ पे देखो ये ऑप्शन ओपन है, ये भी ओपन है, यानी ऑन है। अब मैं पीछे लेके जाऊंगा तो ये देखो ऑटोमेटिकली आगे आ रहा है, मैं इसको पीछे लेके जा रहा हूँ वो खुद आगे आ जाता है। ठीक है, इसको ये इस वजह से कि ये ऑटो स्क्रॉल कर देता है, ऑटोमेटिक उसे आगे की तरफ रखेगा। मैं जब इसे ऑफ कर दूंगा, फिर मैं अगर इसे पीछे लेके जाता हूँ तो वो ऑटोमेटिक उसे आगे नहीं लेके जाएगा जब तक मैं इसे ऑन नहीं करूंगा। ऑन किया जैसे ही, प्राइस जैसे ही मूव करेगी वो ऑटोमेटिकली आगे ले जाएगा। चार्ट शिफ्ट है
कि ये इस प्राइस इस जगह से ये गैप दे देता है, इस जगह से, ठीक है, या यहाँ पे कॉर्नर में बिल्कुल उसे नहीं लगाता, समझ रहे हो, इस जगह कॉर्नर में नहीं लगाता, उससे थोड़ा सा पीछे रख रहा है। तो ये गैप देने के लिए अब चार्ट शिफ्ट जो है, यहाँ पे आप देखो ये छोटा सा डॉट है, इस पे मैं जब लेके गया तो इसने बताया चार्ट शिफ्ट, मैं इसको पीछे करता हूँ तो वो वहीं पे चला जाएगा, इसको मैं और ज्यादा पीछे कर देता हूँ तो वो अब यहाँ पे आएगा, अब ये इससे आगे अपने आप को यहाँ पे स्टेबल कर लेगा हमेशा, ठीक है, मैंने अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो मुझे ये यहीं पे देखना है, समझ रहे हैं। उसके बाद ये पिक्चर है, अगर चार्ट की पिक्चर या पूरे सॉफ्टवेयर की पिक्चर रखने के लिए स्क्रीनशॉट। सेव, हाँ स्क्रीनशॉट समझ लो। उसके बाद ये माउस है, कर्सर जो कि अभी ऑन है, और बाकी आगे वाले कुछ ड्राइंग्स हैं, ठीक है। सर इसमें आपने बताया था कि ये 1 मिनट चार्ट है, तो इसमें टाइम टाइम फ्रेम्स कल देखेंगे फिर, अभी अभी आपको पता है 2 आवर्स हो गए हैं, तो आज का लेक्चर यहीं पे, ये कुछ टूल समझ के और बाकी दूसरे जो इतने टॉपिक्स थे उसको समझ के हम वाइंड अप कर देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल जो है फाइनल जो ड्राइंग्स हैं उनको और टाइम फ्रेम को मैं वाइंड अप करके चार्ट की कुछ सेटिंग करके हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे कल के लेक्चर, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। और अगले लेक्चर में जो है आपने ये सारा कुछ रिवाइज करके आना है, सर से रिकॉर्डिंग ले लेनी है, सारा कुछ कर लेना है, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे ये सारी चीज़ें पहले हम आपने पहले आना है 15-20 मिनट, ठीक है, मेरी तरह नहीं करना। और जो है उस 15-20 मिनट में मैं क्वेश्चन आंसरिंग करूंगा और फिर उसके बाद हम उसको गो थ्रू अगले तरफ मूव करेंगे, यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा बाकी इसका फर्दर पढ़ लेंगे, और साथ ही हम अपना एक नया अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। आप सबके अकाउंट्स बनवाऊंगा मैं, उसमें हम सब अपना एक डेमो अकाउंट ओपन करेंगे, डेमो अकाउंट ओपन करके जो है हम उसको अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप आप साथ लाइएगा, उसमें कनेक्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, उसकी सेटिंग्स वगैरह करेंगे, ठीक है, और उसको अपना अकाउंट वहाँ पे लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इस चीज़ पे होगा।